कोरोना काल में हमारी सारी तैयारी थी, लेकिन परमिशन हमें नहीं मिल पा रही थी। और लास्ट में अब जब सब कुछ सामान्य हो चला है तो हमने सोचा कि साल के शुरुआत में ही हम लोग अपनी पहली एक मीटिंग लगाएं। और ये हमारी बस जस्ट एक शुरुआत है। हमारे अभी पिलर्स अभी हमारे काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। हमारा हौसला जो है हमारे अतिथियों ने काफ़ी बढ़ाया है। हम लोग काफ़ी चार्ज हो चुके हैं। हम माननीय अतिथियों को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी एक्सपेक्टेशंस हमसे किया हुआ है, हम उससे 100% नहीं 2% हम लोग खरे उतरेंगे और अपने जिले में, अपने जिले और अपने आजू बाजू में तमाम जहाँ तक कि हम लोग फैल सकते हैं वहाँ पर नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करेंगे। और ऐसे सारे एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा करने का काम जो है, आपने जो रास्ता हमें बताया जयेश सर, उस पर हम लोग ज़रूर चलेंगे। जयेश सर, हम लोग आपका स्पेशल थैंक्स अदा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो हमें जो रास्ता बताया आपकी बहुत सरलता से, वो हम लोगों को बहुत कुछ देकर गया है, हमको बहुत कुछ आज बड़ा करके गया है। आपके जो विचार हैं जो आपने हमारे साथ में शेयर किए हैं, हर एक यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया है वो पूरी तरीके से इस तरीके से प्रभावित हो चुका है कि अब उसे काफ़ी बड़ा बनना है, उससे बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है। और ये बात सच है कि हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में लोग हमको जिस नज़रिए से देखते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि आज बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। आज हमें दुकान करके हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो हम पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है। नाम हम कोई भी दे सकते हैं और बिजनेस हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन होता है, जिसके पास पैसा होता है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। तो अभी हमारे लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। हमें माननीय रत्नदीप सर ने हमें बताया है कि ये हमारा पहला जनरेशन नहीं है बिजनेस के अंदर में। हम सम्राट अशोका के काल से ये मान के चले कि हम ही इस देश के आधार स्तंभ है और हम ही इस देश के सबसे बड़े व्यापारी रह चुके हैं। और हमें अपना स्थान फिर से हमें जो है वो ग्रहण करना है। हम नए नहीं हैं, हमें अपना स्थान फिर से लेना है, वापस लेना है। और इसी के लिए अभी हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना गोंदिया चैप्टर की ओर से हम लोग ये प्रयास जारी कर रहे हैं। हमारा ग्रुप अभी जिस तरीके से कोरोना के बाद में अभी एक्टिव हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर हमारे गोंदिया जिले के सभी तहसील्स के सारे बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स साथी जब हमें यहाँ पर मिलेंगे, तो आपका ही नहीं, हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो व्यापार है वो कई गुना बढ़े, हम यही तहे दिल से चाहते हैं। और उसी के लिए आज हम लोगों ने एक शानदार मीटिंग जो है यहाँ पर आयोजित किए हैं। मागील 3 वर्षापासून कोविड पॅन्डेमिक असल्यामुळे आपण आपली एकही मीटिंग गोंदियामध्ये लावू शकलेलो नव्हतो। त्याच अनुषंगाने कोविडचा वेव कमी झालेला आहे आणि आपल्याला पुन्हाहून एकदा त्याच मार्गाने सुरुवात करायची आहे। त्याच माध्यमातून आपण हे आज एक बिझनेस मीटिंग, एक गेट टुगेदर ठेवलेलं आहे। त्यासाठी आपल्याला प्रमुख अतिथी लाभलेले आहेत माननीय बी रत्नदीप कांबळे सर, संस्थापक बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर असोसिएशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री, माननीय बी जयेशदादा रमादे, संस्थापक सहयोग ग्रुप गोंदिया, माननीय हेमंत बदर साहेब, महाव्यवस्थापक जिल्हा उद्योग केंद्र गोंदिया, आणि बी अमन कांबळे साहेब आणि माननीय निकिता डहाट ह्यांचे पण आपण प्रमुख अतिथीमध्ये होतो। पण निकिता डहाट चार्टर्ड अकाउंटंट नागपूर यांची एक प्रेस कॉन्फरन्स असल्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाही, आणि माननीय अमन कांबळे साहेब एक त्यांचा पारिवारिक कार्यक्रम असल्यामुळे ते पण येऊ शकले नाही। पण त्यांचा असा मेसेज आलेला आहे की मी निघालो, जर प्रोग्राम चालू असले तर मी येत आहो म्हणून। बघू आता त्यांना काय होतं तर। सर्वात अगोदर बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर असोसिएशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ही 10 वर्षाच्या जुबली सेलिब्रेशन करत आहे। 2008 पासून ही संस्था संपूर्ण राज्यामध्ये, संपूर्ण देशामध्ये आणि 7 इंटरनॅशनल देशामध्ये काम करत आहे। 15,000 एंटरप्रेन्योर एकमेकांसोबत कनेक्टेड आहेत आणि 550 ते 600 व्हॉट्सअप ग्रुप माननीय रत्नदीप कांबळे साहेब चालवत आहेत। त्याच्यातून आपल्याला रोज नवीन गोष्टीचा व्यवसाय आणि नवीन गोष्टी आपल्याला माहीत होत असतात। आतापर्यंत आपण गोंदियामध्ये बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर असोसिएशन ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून मोठे व्यवसाय केलेले आहेत।
आपण जसं बुद्धिस्ट समाजातून बिलॉंग करतो, आपण एक गोष्ट प्रामुख्याने बघतो की आपण जो काही बिझनेस करतो तो पूर्ण अनऑर्गनाइज करतो. मी पूर्ण बिझनेस नाही म्हणत, एक 75% बिझनेस आपला अनऑर्गनाइज आहे. ठीक आहे, आपण जो काही बिझनेस करतो त्याच्या ना बिझनेस अकाउंट, आपण करंट अकाउंट ओपन नाही करत. आपण पूर्ण व्यवहार हे आपल्या सेव्हिंग अकाउंटवर करतो. आपली सुरुवात इथपासून असल्याच्या कारणानं आपण जेव्हा नेक्स्ट टाइम बँकेत जेव्हा जाऊ त्यावेळी, आता रमादे सर आपल्याला आयडिया देतील की कित्येक आपल्या बुद्धिस्ट एंटरप्रिनरचे करंट अकाउंट आहेत. बरोबर सर? राईट. तर आपण सुरुवात कशी केली पाहिजे, कोणताही बिझनेस स्टार्ट करताना आपण सुरुवात कशी केली पाहिजे? जसं आपला स्टार्टअप आहे, स्टार्टअपची सुरुवात काय करता तुम्ही? तुमच्याकडे बिझनेस आयडिया आहे, तुम्ही तो प्रपोजल जाऊन बँकेकडे घेऊन जाता. बरोबर? त्याची वायबिलिटी काय आहे, मार्केट स्टडी काय आहे, त्याच्यावर आपण फोकस न करता फक्त आपल्याला लोन मिळायला पाहिजे ही अपेक्षा ठेवून आपण बँकेकडे जातो. बरोबर? ती गेलीही पाहिजे आणि अपेक्षा ठेवलीही पाहिजे. कारण की काय की आपण जेव्हा बिझनेस मॉडेलिंग जेव्हा करू, म्हणजे बिझनेस जेव्हा आपण इस्टॅब्लिश करू, तर त्याचा डेप्ट इक्विटी रेशो हा 2:1 असायला पाहिजे. 2:1 म्हणजे जसा आपला 1 रुपया लागला तर बाहेरचे 2 रुपये लागले पाहिजे. बरोबर? तर याने काय होईल की रिस्क, जो कॅल्क्युलेटिंग रिस्क जी आहे ती रिस्क राहील आपली कॅल्क्युलेटेड रिस्क. बरोबर? आपण काय केलं आहे की जसं आपलं कोणतं एक नॉर्मल एक डेली नीड शॉपचे उदाहरण घेऊ. आपण डेली नीड शॉप ओपन केला, आपण काय डॉक्युमेंटेशन बनवलं? काही नाही. आपण सरळ एक म्हणजे माल वगैरे घेऊन आला, फर्निचर वगैरे सेटअप केलं, दुकान लावली, दुकान चालू केलं. लेटर ऑन काय होतं की आपलं काही दिवसांनी आपलं ट्रान्झॅक्शन वाढते. ठीक आहे. आता डेली नीड शॉप म्हटलं तर काय काय लायसन्सेस लागतील आहे. आपल्याला फूड लायसन्स लागेल आहे. बरोबर? आपण ती काढली नाही. अनफॉर्च्युनेटली एखाद फूड इन्स्पेक्शन करायला आला, त्यांनी बघितलं तुम्हाला, तुमच्यावर पेनल्टी टाकून दिली. आपला बिझनेस किती महागात पडला. बरोबर? तो बोलायचा पॉईंट हाच आहे की आपण कोणताही बिझनेस चालू करते वेळी एक त्याच्या मार्केट स्ट्रक्चर पाहून घ्यायचा आहे, त्याच्यासाठी काय कंप्लायन्स लागतील आहे, कुठून सुरुवात करायची आहे, कोणते कोणते डॉक्युमेंटेशन आपल्याकडे ठेवले पाहिजे, याच्यावरही आपण विचार करायला पाहिजे. तर एक बेसिक डॉक्युमेंटेशन सांगतो. एक शॉप ॲक्ट आपला करा. ठीक आहे. एक उद्यम आधाम करा. ठीक आहे. एक दुसरं आपलं फूड लायसन्स करा. ठीक आहे. जर आपला स्केल वाढत आहे, आपण फ्रेंचायझी मॉडेलवर चाललो, जसं सरांनी सांगितलं फ्रेंचायझी मॉडेलवर जात आहोत, तर फ्रेंचायझी मॉडेल जातो तर त्याच्यासाठी काय काय लायसन्सेस लागतील. बरोबर आहे? तर ह्या सर्व गोष्टी केल्यानंतर आपण बँक सेक्टरकडे वळलं पाहिजे. बँकेत गेल्यानंतर आपल्याला काय काय डॉक्युमेंटेशन मागवतील. आपल्याला बँकेत ITR मागवणार, तुमचे GST GST रजिस्ट्रेशन मागवणार. कारण की लोन प्रोसेससाठी आता मॅन्डेटरी केलं आहे, खूप साऱ्या बँकांनी मॅन्डेटरी केलं आहे, कुठं नाही आहे. पण जर आपण हे सर्व कंप्लायन्स करायला जातो तर तेव्हा काय प्रॉब्लेम येतो. आता दोन एक दिवसापूर्वी GSTचे सुप्रिटेंडेंट आहेत निमित कुमार सर, तर त्यांच्याशी जेव्हा आमची चर्चा आली, त्यांनी असं बोललं की खूप सारे लोक GST रजिस्ट्रेशन घेऊन टाकतात, म्हणजे बिझनेस रिक्वायरमेंट आहे नाही आहे, नॉट एन इश्यू, पण GST रजिस्ट्रेशन घेतलं. आता रजिस्ट्रेशन घेतलं तुम्ही, पण मॅन्डेटरी काय आहे? मॅन्डेटरी आपल्याला मंथली रिटर्न्स फाईल करणे आहे. इफ इन केस आपलं म्हणतात की आमच्या बिझनेस नाही याला, आम्ही रिटर्न कसं फाईन करणार? पण बाबा रिटर्न जर फाईन नाही केले तर GST डिपार्टमेंट तुम्हाला पेनल्टी ठोकेल ना. पेनल्टी ठोकली तर ते तुम्हाला पेनल्टी भरणे परवडणार आहे का? तर हायर अ प्रोफेशनल. तुम्ही प्रोफेशनलकडे या, नॉट अ मी, एनी अदर प्रोफेशनल, कोणत्याही प्रोफेशनलकडे जा, पण आपल्या समाजाच्याच प्रोफेशनलकडे जा. ठीक आहे. तर प्रोफेशनलकडे जाऊन त्याच्या रेग्युलरली कंप्लायन्स करा. कंप्लायन्स केल्यानं काय होईल की लेट फीस, पेनल्टीज हे तुमच्यावर बसणार नाही आणि तुमचा बिझनेस इफिशियंटली चालेल. ठीक आहे. दुसरी गोष्ट, आपण जसं आपलं आता याच्यात आपल्या पूर्ण बुद्धिस्ट एंटरप्रिनर इथं हॉलमध्ये जेवढे काही आपले एंटरप्रिनर बसले आहेत त्याच्यापैकी बिझनेस अकाउंट कोणाकोणाचे आहे, करंट अकाउंट कोणाचे आहे, आयदर टर्म लोन आयदर CC कोणाचं चालू आहे? तर प्रॉब्लेम काय आहे की मोस्टली आता म्हणजे जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना खूप सारे बिझनेसेस डाऊन झाले. ठीक आहे. तो एक पॅन्डेमिक होता, निघून गेला. पण आता काय केलं पाहिजे? त्याच्यात काय झालं, खूप साऱ्या लोकांच्या EMI थकल्या. ठीक आहे. त्याच्याने खूप साऱ्या लोकांचे सिबिल स्कोअर खराब झाले. तर सिबिल स्कोअर तुम्हाला सुधारवायचा आहे. ठीक आहे.
तुमचे बिझनेसचे लोनचे रिपेमेंट रेग्युलरली झाले पाहिजे. जर तुम्हाला काही म्हणजे तुमच्या खर्चात काही कमी करणं पडत आहे करा, पण तुमचं रिपेमेंट टाईमली करा. कारण की तुम्ही टाईमली रिपेमेंट कराल तर नेक्स्ट टाईम जेव्हा तुम्ही आता फॉर एक्झाम्पल ज्यांचं CC अकाउंट असेल, आता तुम्हाला 2 लाखाचं CC बँकेने अप्रूव्ह केलं, काय केलं तुम्ही की तुम्ही बरोबर टाईमली रिपेमेंट केलं नाही. नेक्स्ट टाईम तुम्ही जेव्हा CC रिन्युअल करायसाठी जाल तेव्हा काय म्हणणार आहे की बा तुमचं रिपेमेंट बरोबर नाही, तुमचं CC अकाउंटच कॅन्सल करून टाकेल. बरोबर आहे. पण तुम्ही जर ते टाईमली रिपेमेंट करतात तर बँक मॅनेजर स्वतः तुम्हाला ऑफर करेल की बाबा तुमच्या CC 2चा आहे, तुम्ही डॉक्युमेंटेशन करून या, मी तुम्हाला 5चं करून देतो. बरोबर. तर टाईमली रिपेमेंट हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण काय करतो की जसा आपला छोटा बिझनेस आहे, फॉर एक्झाम्पल सरांनी एक भाजीचा होलसेल भाजीचा बिझनेस आहे म्हणाले सर, ठीक आहे. तर आपण काय करतो की जसं आता सरांचा एक्झाम्पल घेऊ. सरांनी काय केलं की सरांचे बिझनेस एक्सपेन्सेस आणि पर्सनल एक्सपेन्सेस एक क्लब आहेत. बरोबर. तर काय होतं की सर बिझनेसच्या पैशामधून आपले पर्सनल एक्सपेन्सेस पूर्ण करत आहेत. त्याच्यानं काय फायदा होईल ना काय नुकसान आहे याच्यावर आपण बोलू. ठीक आहे. तुम्ही काय केलं की तुम्हाला उद्या माल आणायचा आहे, समजून घ्या 10,000चा माल आणायचा आहे, पण तुम्ही काय केलं की आज तुम्हाला काहीतरी पर्सनल एक्सपेन्स आला, ते 10,000 रुपये तुम्ही तिथे टाकले. उद्या तुम्ही माल आणू शकणार का? नाही आणू शकणार. म्हणून तुमचे बिझनेस एक्सपेन्सेस आणि पर्सनल एक्सपेन्सेस सेपरेट करा. माझा एक व्यवसाय आहे, इलेक्ट्रिकल सेल्स, प्लंबिंग मटेरियल सेल्स आणि सोबत इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रीज, कूलर, TV हे सुद्धा विकतो. मला 2 वर्ष झाले मी ह्या ग्रुपमध्ये जॉईन झालो. स्टार्टिंगला मला काहीच नव्हतं माहीत की काय करायचं नाही करायचं, पण एक कोर मेंबर कमिटी वनकर सर, अजिंक्य रामटेके आणि काही लोक मिळाले, बालादरे सर. त्यांनी सांगितलं की सुरुवात काय काय केली पाहिजे, कसं काय केले पाहिजे, करंट अकाउंट खोलले पाहिजे, समोर त्याचे लाभ कसे काय होतील ते सगळं सांगितलं. सोबत प्रवास सुरू होत गेला, वर्षानुवर्ष चालले गेले. आता 3 वर्ष झाले माझ्या व्यवसायाला. आणि जेवढेही जे मेंबर आहेत त्यांनी सगळ्यांनी मला हेल्प केली, सगळ्यांनी आपले घरचे काम दिले. जसे की इथं ओके भाऊ बसले आहेत, त्यांनी आपले घरचे काम दिला. ओके बंधू सरांनी काम दिलं. बरेचसे सगळे एंटरप्रेन्योर समाजातली लोकांनी सगळ्यांनी काम दिलं आणि त्यांच्याच सहयोगाने मी थोड़ा समोर चाललो असं मला वाटते. स्टार्टिंग मेरा बिजनेस फर्स्ट ईयर का मेरा 12 लाख का था. मैंने 12 लाख का माल पर ईयर के हिसाब से पहले फर्स्ट ईयर मैंने 12 लाख का किया. उसके बाद में सेकेंड जब जैसा एंड ऑफ ईयर हुआ, मैंने सेकेंड साल में मैंने 25 लाख परचेस किया. उसके बाद में जब ये तीसरा साल जो हुआ लास्ट दिसंबर, तो मैंने इस साल मैंने 40 लाख का माल सेल कर दिया हो. तो बस ऐसा है कि हिम्मत बढ़ी जा रही है और आगे चलते जा रहे अपने ग्रुप के साथ में. जय भीम. बुद्धिस्ट व्यापारी संघ की आज इस मीटिंग में सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनको मेरा नमन. बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध, इनको मेरा नमन. साथियों, मेरा नाम अमर राहुल है. मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ, गोंदिया सिटी से. मेरा 2 इंस्टीट्यूट्स है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, एक ICS कंप्यूटर्स और एक अधीरा कंप्यूटर्स. 2011 में मैंने इसकी शुरुआत किया था. तो सर्वप्रथम मैं एक्चुअली पहले दिल्ली में जॉब करता था. कुछ फैमिली क्राइसिस की वजह से जॉब छोड़ना पड़ा और फिर गोंदिया आया. 2011 में मैंने मेरा NGO फाउंड किया था, ज्ञान सर्कल मल्टीपर्पज एजुकेशन सोसाइटी. और पहला जो इंस्टीट्यूट मैंने खोला था तब मेरे पास सिर्फ 4 कंप्यूटर्स थे. पहले शुरुआत मेरी 4 कंप्यूटर्स से थी, आज 40 कंप्यूटर्स है और 2 इंस्टीट्यूट्स है. और आज तक करीब अपने समाज के 5,000 बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और वो भी फ्री. उसके साथ में 3,000 रुपये हम स्कॉलरशिप देते हैं हमारे NGO के माध्यम से अपने समाज के बच्चों को, और इसी समाज कल्याण के ऑफिस से मेरे काम चलते हैं.
यही से मुझे गवर्नमेंट से फंड मिलता है और मैं बच्चों से फीस नहीं लेता हूँ। अपने जो भी 80 बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। आपके भी कोई स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, आप मेरा नंबर यहाँ पर है वैसे दिया हुआ मेरा नंबर, मुझसे आप संपर्क करें। जो भी आपके स्टूडेंट्स है मेरे पास भेजिए, निश्चित तौर पर हम उनको अच्छा गाइडेंस देंगे और फ्री कोचिंग देंगे और आने वाले भविष्य में भी उनकी हम जो कुछ भी हमारे एनजीओ के माध्यम से मदद हो सकेंगी हम मदद करेंगे। हम करीब सर ये 3-4 साल से हम बुद्धिस्ट ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं और हमें बहुत अच्छे तरह से सहायता मिली है बुद्धिस्ट ग्रुप से। नए नए बिजनेस में कैसे प्रोवाइड करने का, कैसे क्या सजेशन करने का, सभी हमको अपना अजय सर ने सहायता किया है सब तरह से। और हमारा काम है सर कंस्ट्रक्शन का, जेसीपी वर्क का काम है गोंदिया में। और सर हमने स्टार्टिंग में 0 में से हमने स्टार्ट किया सर बिजनेस को। और अभी मेरा जो गोंदिया में तो है काम कंस्ट्रक्शन का, फिर अभी पूना में मैंने चालू किया है। पूना में रियल एस्टेट काम चालू है सर मेरा, अच्छा काम चालू है। बुद्धिस्ट इंटर पैनल से पूना में भी चालू है अपना काम। और बुद्धिस्ट इंटर पैनल जो BE ग्रुप है तो अभी पूना में भी सहायता करा है हमारा। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं बुद्धिस्ट ग्रुप से और हमारे अजिंक्य सर, अपना कामड़े सर, सभी को। मेरा काम सब्जी का है। मेरा काम यानी सब्जी यानी होलसेल का काम है बड़ी मंडी में। मैंने काम शुरू किया था कोरोना के पहले भी मेरा फ्रूट का काम था और उसके बाद कोरोना शुरू हुआ, मार्केट बंद हुआ तो मेरे को फिर मेरी बड़ी मंडी में शॉप थी, मेरी शॉप है बड़ी मंडी में 61 नंबर की, तो मैंने वहाँ सब्जी का काम शुरू किया। उसी के साथ साथ मुझे शादियों की भी काम शुरू मिले और आज जितनी शादियां होती है, कुछ कैटर्स वाले हैं, सबको मैं माल देता हूँ। और मेरा काम होलसेल का है, वहाँ पर सुबह 5 बजे से शुरू होता है, 12 बजे तक ये खत्म हो जाता है। और एक छोटी सी शॉप है मेरी मस्जिद चौक में, वहाँ पर भी मेरा काम है। मेरा सीजनेबल काम है, रंगोली का भी काम है, होलसेल का छोटा सा काम है और आज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। माझं बिझनेस आहे सर, मी फोटोग्राफर आहे आणि सेकंड बिझनेस माझं कार डिलिंग आणि प्रॉपर्टी डिलिंगचं काम आहे। सध्या 4 ते 5 वर्षापासून काम करत आहे, चांगलं प्रॉपर झालेलं आहे काम। मेरा अभी बिजनेस गोंदिया में है EV का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अभी आने वाला जो फ्यूचर है वो EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर व्हीकल्स में ही रहने वाला है। अगर आप देखते हैं कि जो भी हमारे सामने अवगत जो देश है जैसे कि जापान, चाइना या इंडोनेशिया, US, ये सारे जो है ऑलरेडी EV पे शिफ्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 100% हो चुके हैं। अभी इंडिया का जो रेशो है वो तो पॉइंट में ही है, तो इसे गवर्नमेंट भी बहुत इंटरनली बहुत ज्यादा पुशअप कर रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं इस रिगार्डिंग। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। मेरा EV का बिजनेस जो है 2018 में मैंने शुरुआत किया था। पहले तो मैं जॉब पे ही था, जैसे हम सब पहले जॉब ही देखते हैं और हमारी कम्युनिटी सबसे पहले तो जॉब ही देखती है कि कहाँ जॉब मिलता है। लेकिन उसके बाद में मैंने बहुत सोचा कि अब जॉब नहीं, कुछ तो बिजनेस किया जाए। तो मैंने जो फाइंड आउट किया कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो बिजनेस है वही हम बिजनेस करें। आपने भी सोचा होंगे कभी, अगर आप बिजनेस का डिसीजन लिए होंगे तो जो सराउंडिंग में बिजनेस है उनकी तरफ ज्यादा हमारा स्कोप जाता है, वो चीजें हमें जल्दी दिखती है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि फ्यूचर में कौन से बिजनेसेस हमारे लिए उपयोगी है, हमारे देश के लिए उपयोगी है, हमारे समाज के लिए उपयोगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि EV जो है अभी हर घर में यूजेबल है और यूजफुल रहेगा भी। तो ये 2018 में मैंने इसका स्टार्टअप किया था। उसके बाद में पेंडेमिक आ गया, कोरोना आ गया, ये तो आपको सबको पता ही है और सभी के बिजनेस में कुछ न कुछ % तो उसका हैम्पर हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मेरे बिजनेस पे कोई हैम्पर नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टेशन शुरू था, आपको भी पता है, बस सब लोग घर में थे लेकिन कहीं ना कहीं वो मूवेबल थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है ये आने वाले फ्यूचर में और
क्या बोलते हैं, करंट में भी आप अगर देख रहे हो तो अभी आपको ईवी का जो है स्कोप थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा होगा। अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो अभी आपको ईवी के बारे में हर 2 वीडियो के बारे में बाद में एक तीसरा वीडियो ईवी का आ रहा है। तो ये जो बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हम पूरे गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और अलग तालुका तहसील से आए हुए हैं, तो हम अभी हमारी तरफ से अपॉर्चुनिटी हमको दे रहे हैं कि हम हर तालुका में डीलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम आज सर जैसे कि सर ने बताया कि हमारा परसेंटेज लेवल बहुत कम है पॉइंट में भी बिजनेस में, तो इसका सबसे बड़ा मुख्य जो रीजन है वो एक ही है कि आमची शाखा कुठे नाही, ही जे बाब आहे ही बाब शरणाक बाब आहे। आमची शाखा सर्वत्र पाहिजे, त्यामुळे आपल्याला आपल्या शाखा वाढवाव्या लागतील। जैसा कि अभी मेरे सामने सबसे बड़े एग्जाम्पल है जयस रमादे सर। जयस रमादे सर की अभी मेरे ख्याल से 80 अबो सर ब्रांचेस आपकी हो गई है ना सर, 70 अबो हो गई है। तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे? हमें अपने बिजनेस को अपने ही सिटी से बाहर ले जाना होगा, हमें उसकी डीलरशिप फ्रेंचाइजीज देना होगा। हमारे जो नीचे जो लोग हैं, हमारे जो बंधु लोग हैं, हमारे मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड्स में है, इनको हमें कुछ तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसे कि हमने अब जब बी ग्रुप के अंदर हम वर्क में हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो नीचे जो लोग आए हुए हैं, हमारे छोटे बंधु वगैरह जो भी है, तो उनको हमें इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, बिजनेस तरफ रुझान बढ़ाना होगा, उनको नई अपॉर्चुनिटीज, नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवगत कराना होगा, और सबसे ज्यादा कि हमें अपने बिजनेस को बाहर ले जाना होगा, हमें उनके डीलरशिप्स, फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तभी हम अपने बिजनेस का स्केल अप कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो हमारी कंपनी, मेरा छोटा स्टार्टअप था, मेरा खुद का ब्रांड मैंने डेवलप किया, और ये गोंदिया सिटी से ही डेवलप किया, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी जगह से डेवलप किया। मैंने तो प्रोडक्शन के लिए बारे में भी सोचा था, पर कहीं मुझे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैंने जितना जम सकता है उतना ही शुरुआत किया है। तो अभी हमारे 5 शोरूम हो गए हैं गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में, और 8 से 10 पाइपलाइन में ऑलरेडी है। तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मेरा ये प्रयोजन है कि हमारे जो समाज के लोग आए, थोड़ा सा विचार करें कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो सबको पता है, सब यही सोचते हैं कि लॉस के बारे में पहले सोचते हैं, पर लॉस के बारे में क्यों सोचते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो आप भी पॉजिटिव हमें रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि काम तो करना ही है। अगर हम जॉब भी करते हैं तब भी हम वहां पे काम करते हैं, 8 से 10 घंटे वहां काम करते हैं, कहीं कहीं तो 12 घंटे काम करते हैं, वहां हम बड़े मजे से काम करते हैं। जब अपने बिजनेस की बात आती है तो हम काम क्यों नहीं करते, हम पूरा टाइम क्यों नहीं देते अपने बिजनेस के बारे में, और हम पूरी प्लानिंग के साथ क्यों नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ी दुविधा देखी जाती है। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको पूरा प्लानिंग से करें, क्योंकि प्लानिंग ही जो रहती है हमें आगे ले जाती है। हाँ, बात आती है कहीं कैपिटल की, फंड की, कहीं से मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन ये एक निगेटिव थिंक है। अगर आइडिया है, कहीं किसी ने बोला है कि एक अच्छी आइडिया है, अच्छी बिजनेस का उपलब्धि रहती है, तो आइडियाज आपको बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी होगा कि हमें अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाना है। तो फ्रेंचाइजी और डीलरशिप ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को बाहर ले जाने की। आपके सभी के रिलेटिव्स हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी अपने बिजनेस से ही दीजिए, अपने बिजनेस को ही स्केल अप बढ़ाइए, और अपने बिजनेस के ही फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप बाहर देके अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में अपने बहुत सारे साथी लोग प्रोडक्शन में नहीं आना चाहते, लेकिन छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो प्रोडक्शन हम करके यहाँ पे करके हम बाहर भेज सकते हैं। अगर आप सिंधी कम्युनिटी को देखोगे, हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स है। गोंदिया में कुछ साल पहले वो लोग आए थे, बहुत मात्रा उनकी बहुत कम थी, आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन आज वो प्रोडक्शन में हमारे से क्या दुनिया में आगे है, आपको ही पता है। पूरा उल्लासनगर मुंबई में उनके बदौलत प्रोडक्शन कर रहा है, और कहीं ना कहीं गोंदिया को भी मिनी मुंबई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सिंधी बांधव जो है अपने घर में ही बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन एक बहुत जरूरी फैक्टर है, और इसमें जाना चाहिए। और प्रोडक्शन में उतरना चाहिए, चीज छोटी हो या बड़ी हो, ये तो बात की बात है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग के साथ में वो काम करना चाहिए। अभी हमारे प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट अभी एक रोल है कि हम जो हमारे खेती किसानों वाले भाई जो बंधु हैं,
जो शेतकरी जिसको बंधु कहा जाता है। तो अभी हमारे ईवी में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो मेरे पास में एक उपकरण अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें एक ही जो है वो उपकरण 15 से 20 काम करेगा, एक ही, और वो भी बिलो 60 to 70,000 में ही रहेगा वो। और एक ही उपकरण 10 से 15 काम करेगा, जैसे कि ड्रिलिंग हो गया, उसके बाद में पंपिंग हो गया, उसके बाद में जैसे कि 8-10-15 काम उसके हैं जो भी खेती किसानी से रिलेटेड है। तो वो सारा काम एक ही मशीन करेगा और उसका जल्दी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो ये हमारा जो गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है वो तो खेती के लिए यानी खेती के लिए तो बहुत अच्छा है। आपको पता है कि हम इधर ज्यादा खेती ज्यादा होती है, तो ये उनको बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है। वो एक टाइप का व्हीकल भी रहेगा और वो खेती के 10 से 15 काम भी करेगा। तो ये हम अभी जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। बस अभी इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, 2 शब्द में समाप्त करता हूँ साथियों। आज या ठिकाणी बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप गोंदिया या अंतर्गत बिझनेस मीटिंग या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। मित्रांनो, माझं मूळचं वास्तव हे आमगावचं आणि आमगावला मिसेसचं एक ब्युटी पार्लर होतं आणि त्या माध्यमातून या बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशी मी जोडले गेलो आणि त्यानंतर 3 वर्षापूर्वी काही कारणास्तव आमगावरून गोंदियाला सेटल व्हावं लागलं आणि तो बिझनेस त्या ठिकाणी थांबला। पण मी एक काउन्सिलर आहे, डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर आहे, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था गोंदिया या ठिकाणी डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर आहे आणि काउन्सिलिंगचं या ठिकाणी गोंदियामध्ये मी छोटं मोठं एक व्यवसायाच्या याच्याने सुरू केलेलं आहे। करिअर काउन्सिलिंग, सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग आणि या प्रकारचं विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन, 9 ते 12 किंवा कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि कोणतं करिअर निवडावं, ऍक्च्युली 10वी आणि 12वी नंतर काय आणि त्याच्या पुढे काय, तर आपापल्या व्यक्तिमत्वानुसार प्रत्येकाचं व्यक्तिमत्व आणि त्यानुसार काही सायकोलॉजिकल टेस्ट आहेत आणि सायकोलॉजिकल टेस्टिंगच्या द्वारे त्यांची पर्सनॅलिटी आयडेंटिफिकेशन केलं जातं आणि पर्सनॅलिटी आयडेंटिफिकेशन करून त्यांना ऍक्च्युली प्रॉपर वेने त्याला करिअर सांगितलं जातं आणि करिअर चूज केलं जातं। हा एक मोठं या ठिकाणी एक गोंदिया या ठिकाणी किंवा जिल्ह्यातच हा माझं काम सुरू आहे। आपल्या कोणाला जर याचं जर आवश्यकता असेल किंवा तुमचे मुलं जी आहेत 9 ते 12ची म्हणा किंवा कॉलेजची म्हणा किंवा जे या टर्निंग पॉइंटवर आहेत की आता व्हॉट नेक्स्ट HSC किंवा व्हॉट नेक्स्ट SSC आणि व्हॉट नेक्स्ट आता करिअरला आपण काय करायचं, तर यासाठी एक चांगला पर्याय आजकाल काय की आपण कसंही कुठे म्हणजे की आपल्या शेजारी बाजारी किंवा पॅरेंट्स जे आपल्याला हे सांगतात तसं करिअर निवडलं जातं आणि त्यानंतर समोर एज्युकेशन घेतल्यानंतर ते पूर्ण होऊ शकत नाही आणि आपण बॅक जातो। तर त्यासाठी प्रॉपर वेला प्रॉपर एक टायमिंग असते की त्या टायमिंगला 10वी नंतर किंवा 12वी नंतर किंवा कॉलेजच्या या ठिकाणी आपण जातो आणि जेव्हा टर्निंग पॉइंट असतो विद्यार्थ्यांचा किंवा मुलांचा, तेव्हा सायंटिफिकली किंवा सायकोलॉजिकली स्वतःचं व्यक्तिमत्व आयडेंटिफिकेशन करून स्वतःचा IQ टेस्ट, स्वतःचा ऍप्टिट्यूड टेस्ट, तुमच्या बुद्धिमत्ताच्या चाचण्या किंवा या सगळ्या सायकोलॉजिकल टेस्ट करून जर करिअर निवडलं तर मला वाटते समोर भविष्यामध्ये आपण चांगलं प्रोग्रेस करू शकतो आणि चांगलं एक प्रॉपर वेळी सायंटिफिक निवडलेल्या या वेळी आपण करिअर निवडतो। मग कधीच मागे येण्याची काही नाहीये, आपण निरंतर समोरच वाढत जातो। तर हे काम आमच्या तर्फे चाललं जातं। यापूर्वी आपण एकदा ज्यावेळेस इथं कार्यक्रम झाला होता बीचा, त्यावेळेस मी मंचावरून माझे मनोगत व्यक्त केले होते। मी फक्त अवघे 2 मिनिटं घेईन, त्यापेक्षा जास्त नाही। अगोदर मी कुणाकडे कामावरती होतो, मी माझ्याबद्दल म्हणजे बी ग्रुपमध्ये मध्ये बिझनेसमध्ये कसं आलो त्याबद्दल थोडक्यात जर सांगायचं झालं तर मी अगोदर कोणीकडे कामावर होतो, मी ज्या पगारामध्ये कामावर होतो त्या पदावर साधारणतः माझ्यासारखा किंवा मी ज्या समाजातून येतो तर नोकरी सोडून म्हणजे प्रायव्हेट नोकरी सोडून जर आम्ही स्वतःचा बिझनेस जर उभा जर केला तर थोडंसं काटकसर करावा लागतो। काटकसर करून मी ज्या बिझनेसमध्ये आलो, फर्निचर लाईनचा बिझनेसमध्ये आलो आणि आज म्हणजे मला सांगायला कुठेही असं वावगं वाटत नाही की फर्निचरचा जेव्हा मी सुरुवात केली त्यावेळेस शून्यातून सुरुवात केली
शून्यातून सुरुवात केली आणि आज माझ्याकडे माझ्या स्वतःचे असे 4 साईट्स आहेत, ज्यामध्ये गव्हर्नमेंटचे 3 साईट्स आहेत आणि एक आपल्याच लोकांची म्हणजे एक साईट सुरू आहे सध्या. मिस्टर मयूर गजवी आहे, त्यांनी जे रिसोर्ट जे उभं केलं त्या रिसोर्टमध्ये मी त्यांचा पूर्ण इंटिरियरचं काम करत आहे. तर या म्हणजे आपल्या समोर सांगण्याचा एकच माध्यम आहे की मी जर थोडंसं प्रयत्न केलं नसतं तर आजही मी त्यांच्याकडे, हे बघा, नोकरी म्हणजे नोकरी, नोकरी म्हणजे नोकर. मी तुम्हाला किती पैसे दिले असतं, 20,000, 25,000, 30,000, परंतु मी जर मोठ्या व्यक्तीच्या घरी जर कामावरती आहे तर त्याची सकाळचे 9 ते 8 पर्यंत मला त्याची ड्युटी करायची असते. आज माझ्याकडे जे लोक कामाला आहेत माझ्या साईटवरती, जे माझ्या कामावरती आहेत, कालपर्यंत मी कोणीकडे कामावर होतो, आज माझ्याकडे 8 लोक कामावरती आहेत. म्हणजे मी 8 लोकांचं घर कुठंतरी चालवत आहे. तर याबद्दल मी पुन्हा म्हणेन की आपल्या लोकांनी खरोखरी सामोरे यायला पाहिजे आणि मला बीई ग्रुपची खूप मदत मिळाली आणि वेळोवेळी मी माझ्या ग्रुपमध्ये माझे काम टाकत असतो, सांगत असतो. ये बात से तो हमेशा खुश रहता हूँ कि मेरे सबसे ऐसे संबंध है कि ये सब मेरे भाई जैसे हैं, मित्रों जैसे हैं. आज खोबरागड़े भैया ने भी नाम लिया, रामादेव जी, तो वो प्यार मुझे झलका, जिनका ईवी का जो शोरूम मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो वो प्यार तो मुझे हमेशा ही मिलता है क्योंकि अपने बुद्धिस्ट सोसाइटी में बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक काम कर रहे हैं या पहुंच रहे. बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में कम है, इस तरफ विदर्भ में कम है. तो मैं जब भी जाता हूँ मुझे वो स्नेह प्यार हमेशा मिलता है. आज भी अगर आप लोग यहाँ सभी है तो आधे से ज़्यादा लोग मुझे पर्सनली भी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनका भी, मेरे भी जो लोग जैसे ब्रांचेस में जाते हैं तो उन्हें कोई अपने लोग मिलते तो बताते हैं कि बहुत रिस्पेक्ट से आपका नाम ले रहे थे, बहुत प्यार से आपका नाम ले रहे थे. तो ये मुझे हमेशा ही मिलता है. मैं हमेशा धन्यवाद रहूँगा, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि आपका ऐसा ही प्यार मुझे हमेशा मिलते रहे. और यही प्यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है, मेरे काम को लेकर के और मेरे हर चीज़ को लेकर के, मेरे अपीयरेंस को लेकर के, मेरे काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, समाज में मेरे दायित्व को लेकर के. तो ये प्यार ही है जो मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाता है मेरे काम की तरफ. तो बहुत बहुत थैंक यू वनकर सर, बहुत थैंक यू. अभिजीत, अजिंक्य, दोनों बहुत थैंक यू. आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, मैं बहुत बोलने लगता हूँ. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा देता हूँ, मेरे ग्रुप का देता हूँ. हमने क्या काम किया, कैसे काम किया, कहीं ना कहीं वो हम इंटरलिंक कर सकते हैं हमारे बिजनेस को. कि अगर आप मैं आज बिजनेस में मैंने 23 साल से शुरू किया, तो आज मैं करीब 18-19 साल से इस क्षेत्र में हूँ. तो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे आप लोग मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे सक्सेस को तो नहीं बोल सकते पर मेरे फेलियर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे. वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं फील्ड पर. सर बहुत अच्छा किया, टॉपिक्स दे दिए, पॉइंट दे दिए, मुझे पेपर दे देना, तो मैं अपने तरफ से उसको जितना कोशिश करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से बताने के लिए, जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि मैंने वो फेस किया है तो मैंने कैसे उसको पार किया है. और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं अभी स्ट्रगलर ही हूँ. सक्सेसफुल होना एक अलग बात है, और सक्सेसफुल होने के लिए आपके सक्सेस के मापदंड क्या है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सक्सेस किसी का कैलकुलेट होता है कि उसने कितना पैसे कमाया, उससे कैलकुलेट करते हैं. कोई ये सोचता है कि उसने कितना बड़ी इंडस्ट्री बनाया, उससे कैलकुलेट करता है. कोई सोचता है कि उसका नाम बहुत बड़ा हुआ तो सक्सेस होता है. तो हर एक के सक्सेस पैरामीटर्स अलग है. मेरे सक्सेस पैरामीटर्स अलग है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल आई एम अ स्ट्रगलर नाउ. तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा. काफ़ी सारे हमारे तालुके के लोग आए हैं. मेरा नाम जयेश रामादे है. मैं यही गोंदिया में पैदा हुआ, यही पढ़ा लिखा, यही बड़ा, यही मेरी शिक्षा हुई. म्यूनसिपल स्कूल से डीबी साइंस के बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया है रामदेव बाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर से. उसके बाद में मैंने फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किया हमारे MIT इंजीनियरिंग कॉलेज से. मैंने वहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किया. फिर वहाँ से मैंने अपना जब जर्नी शुरू किया तो मैंने इनिशियल डेज में, अब जॉब गोंदिया में मिलता नहीं था मुझे बिजनेस ये मेरा चॉइस नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि जॉब तो मिलता ही नहीं था. उस समय मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होकर के भी मुझे उस समय 1800 रुपये में सुपरवाइजर की नौकरी मिलती थी यहाँ ठेकेदारों के अंडर में. जब मैं यहाँ से पढ़ के आया, मेरे बड़े भाई साहब US में होने की वजह से मैं घर नहीं छोड़ सकता था, तो अब घर वापस आना है, यहाँ जॉब नहीं है तो क्या करेगा, तो मैंने बिजनेस शुरू किया है. ये मैं डिफॉल्ट नहीं आया, मुझे डेस्टिनी ने बिजनेस में लाया. अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था शायद मैं बिजनेस में होता. फिर मैंने बिजनेस के बारे में सोचा तो बेरोजगार अभियंता
एक हमारे एक स्कीम है गवर्नमेंट की सिविल इंजीनियरिंग में कि अगर आप पढ़े लिखे इंजीनियर हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप ठेकेदारी कर सकते हैं। ये व्यवसाय मैंने 12-13 साल सीरियस 12-13 साल किया, बहुत मेहनत की, बहुत बहुत बारीकी से काम किया। उस समय मैं गोंदिया में एक टॉप 10 कॉन्ट्रैक्टर्स में मैं उस समय में भी आ गया था। लेकिन साइमल्टेनियस मैंने जब देखा कि अब हमारे मैक्सिमम हमारी फैमिलीज में हमें बचपन से ही हमें महापुरुषों की बातें बताई जाती है, हमारे सामाजिक दायित्व के बारे में बताया जाता है। मेरे अभी वही कल्चर है, हम भी सारे मिशनरी लोग हैं हमारी फैमिली से। तो फिर साइमल्टेनियस मैंने बहुत सारे दूसरे भी काम करने शुरू किए जो मैं सोचता था कि मुझे आकर के ये चेंजेस करने हैं। तब वहाँ से मैंने जब 2003 में शुरू किया तो मैंने एक एनजीओ भी शुरू की, मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शुरू की ग्रामीण बिगर खेती के नाम से, जिसका सिर्फ तालुके लेवल का परमिशन था। उसका भी नाम सहयोग ग्रामीण बिगर खेती सहकारी पद संस्था था। वो 26 जनवरी को मैंने शुरू किया, 2004 या 5 की बात, तब मैंने शुरू किया वो, और मेरा बिजनेस साइमल्टेनियस चलते रहे। उसके बाद में मैंने एक एनजीओ के थ्रू सहयोग महिला बचत, मेरी एक सुराज निर्माण बहुउद्देशीय संस्था, उससे मैंने सहयोग महिला बचत गट की स्थापना की। वो मुझे प्रेरणा मिली, एक नोबेल पुरस्कृत मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, जिन्होंने ग्रामीण बैंक के का जो कंसेप्ट लाया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बैंकिंग में कैसा लाए, वैसा उन्होंने बांग्लादेश में शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। मैं दिल्ली जा रहा था तो एयरपोर्ट से मैंने वो किताब खरीदी थी। तब मैंने देखा कि इन्होंने वो कंसेप्ट लाया, इन्होंने जो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट बांग्लादेश में शुरू किया। मेरी तो खुद की एक एनजीओ है, पहले बहुत समय से डेट पड़ी हुई है, कुछ खास काम नहीं कर रही है, और मेरे पास खुद के पास एक पद संस्था भी है, तो मैं ये मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ क्या करके। तब मैंने सहयोग महिला बचत गट की स्थापना की, वो मेरे ख्याल से 2005 में मैंने की। जब मैंने वो शुरू की तो उसमें क्या होता था कि मैं बचत गट बनाता था महिलाओं के, बचत गट अपनी महिलाओं को फील्ड पे बेच करके, कुछ लड़कों को लड़कियों को, और वो महिलाओं के बचत गट बनाते थे, और उन बचत गट की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर उनके डिपॉजिट्स और उनके लोन की फैसिलिटीज के लिए मेरा ग्रामीण बिगर खेती काम करता था। जब मैंने ये काम शुरू किया तब मुझे इसका बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला, और फिर मैंने जब इसको शुरू किया तब ये गोंदिया में रहते हुए तिरुड़ा तुमसर पहुंच गया, बालाघाट पहुंच गया, इस तरफ सौंदड़ क्रॉस हो गया, इस तरफ डूंगरगढ़ क्रॉस हो गया। उसका मुझे बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ। उसमें मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि ये एक अलग चीज़ है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आप जिस भी बिजनेस में हैं तो हमारे जो स्टीरियोटाइप दिमाग जो चलता है कि हमको अगर बिजनेस बोले अगर फीमेल्स बहुत कम है, अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि यहाँ आधे से ज़्यादा फीमेल्स होनी चाहिए हमारी। अगर कोई भी चीज़ सोचते हैं हम लोग, अगर फीमेल सोचती है तो हाँ बिजनेस में तो 3-4 नाम गिना देंगे, पार्लर खोल ले या सिलाई की क्लास डाल दे, या तो फिर बहुत हो गया तो कटलरी का शॉप डाल दे। लड़कों को बोलेंगे बिजनेस, बोलेंगे हाँ किराने की दुकान डाल दे। बिजनेस बोले तो हमारी नज़र में किराने की दुकान, कंप्यूटर के शॉप्स। आप बिजनेस को ना, आपको देखने का थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको वो चीज करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी जो आपको अलग से आइडेंटिफाई करे, जो आपको देखे कि नहीं ये अलग चीज है। अगर ये पार्लर भी है तो एक अलग लेवल का पार्लर है, अगर ये कोई भी बिजनेस है तो ये एक अलग लेवल का बिजनेस है, या जो सोच रहे हैं इनकी सोच में अलग चाहिए। अदरवाइज आप रेगुलर स्टीरियोटाइप अगर चलेंगे तो ठीक है, उसमें भी एक जगह तक जाएंगे, लेकिन फिर बहुत आगे तक नहीं निकल पाएंगे। तो जैसे मुझे इसमें समझ में आया कि हाँ ये तो कोई बहुत अलग चीज है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, तब मैंने इसे देखा। फिर उसके बाद में हमारा सहयोग ग्रामीण बिगर खेती भी था और सहयोग महिला बचत गट भी था। अब ये एक सहयोग ब्रांड ने मैंने शुरू किया। किसी भी अगर आपको बिजनेस में जाना है, अगर आप खुद को उसको कारपोरेट कन्वर्शंस मानते हैं, तब एक ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको उसके लिए फिर लड़ते रहना पड़ता है। मुझे आज भी मेरे नाम के लिए लड़ते रहना पड़ता है कि उसके नाम के ऊपर कहीं दाग नहीं है। अगर उसके ऊपर दाग आ जाएगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तब फिर वहां से शुरू हुआ सहयोग। उसके बाद में मैंने साइमल्टेनियस जब ये बिजनेस शुरू किए तब मेरा इतना प्रतिसाद मिला उसका कि मैं मध्य प्रदेश पहुंच गया, मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया, मैं यहाँ गया। लेकिन फिर बाद में मेरे पास में जो परमिशंस थी वो परमिशंस उसके लिए छोटी पड़ गई। यहाँ से बात आ जाती कंप्लायंसेस की। जैसे हमारे एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक भैया ने बताया कि आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आप गवर्नमेंट के लिए कुछ गलत कर रहे हो। यानी गवर्नमेंट की जितनी भी बाइंडिंग्स है, जितना भी रेगुलेटरी है, जितना भी कंप्लायंस है, अगर आप बिजनेस में हैं तो कभी भी उनसे बाहर जाकर के काम ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का कंप्लायंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंप्लायंस हो, चाहे वो रेगुलेटरी कंप्लायंस हो। यानी अगर टैक्सेस भरने हो तो आपको एकदम रेगुलराइज रहने का है।
अगर आपको किसी चीज की परमिशन लेने की है, शॉप टैक्स लेने का है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आप गवर्नमेंट या जो भी हमारी जो सरकारी रेगुलेटरीज है उसके साथ खिलवाड़ करके या उसको बाईपास करके आप लोग काम ना करें। ये एक और एक जो बीच में 2-3 लोगों ने जो इवेंट लिया, इसमें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है, उसमें से भी आ जाता है, कवर हो जाता है कि हमें कभी भी गलत करके, ठीक है बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन फिर उसकी सीमा है, उसकी एक क्षमता है, और किसी न किसी दिन आप ऐसी जगह में फंस जाएंगे कि अगर आप रेगुलर कंप्लायंस फॉलो करने के लिए आपको अगर कुछ हजार लगते थे, तो वो पाप छुपाने के लिए आपको लाखों लग जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाएंगे, और उसमें छोटे व्यापारी या कमजोर व्यापारी सबसे बड़े शिकार होते हैं हमारे। तो आप फिर मेरी बात है कि कंप्लायंसेस की, तब मैंने देखा कि मुझे तो कोई ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म लगेगा इतने बड़े फाइनेंस को हैंडल करने के लिए। तब फिर मैंने सोचा कि अब मेरा सिर्फ ग्रामीण बिगर खेती में नहीं चलेगा। तब मैंने जब ग्रामीण बिगर खेती से तो ग्रामीण बिगर खेती नहीं तो क्या, तब फिर मुझे नॉलेज गेन करना पड़ा। जैसे सर ने कहा कि ट्रेनिंग्स मिलती है, अब आपको ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा, ठीक है गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट है, B3 कुछ आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको आपका मार्ग खुद चुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तब होता है कुछ बैंक होते हैं, NBFCs होते हैं, फिर उस पर NBFCs में प्रकार होते हैं, बैंक्स में प्रकार होते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें मैंने फाइनेंस रिलेटेड समझनी शुरू की, पढ़नी शुरू की। तब जाके पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इसमें तो काम करना है यानी सिर्फ बड़े लोगों का ही काम है। फिर मैं कहाँ फिट बैठता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तब मुझे कोऑपरेटिव्स की लिंक मिली, क्योंकि मुझे बैंक और NBFC बनाने की ना मेरे पास में पैसे थे, ना ही मेरे पास में उतनी ताकत थी। तब कैसे तो भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की। आज जो सहयोग के आप जो बैनर्स देखते हैं या सहयोग देखते हैं, उसका परमिशन मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया। अभी मेरे पास 2 स्टेट की परमिशन है, एक महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। फिर परमिशन को मैंने लिया, फिर उसमें एक्चुअल बैंकिंग मैंने शुरू की। जब वो महिलाओं के लिए मैं काम करता था, तब मैं वो महिलाओं को बताता कि ये एक सादा डिपॉजिट या ये एक लोन लेने वाला ग्रुप नहीं है। मैं ऐसी परिस्थितियों में काम करूंगा कि यही जो आपको है, ये आपको आगे आकर के आपको हेल्थ के लिए, आपको एजुकेशन के लिए काम करेगा। तो सहयोग जो एक ग्रुप है, सहयोग एक्चुअली सर बिजनेस मॉडल नहीं है कामड़े सर। आप सबको ही बताना चाहूंगा कि कोई मुझे ऐसा बोले कि आप बिजनेसमैन है, तो शायद मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। अच्छा बिजनेसमैन तो शायद बिल्कुल भी नहीं हूँ। सहयोग जो ग्रुप है वो एक बिजनेस मॉडल नहीं है, वो एक सोशल एंटरप्राइज है। आपको आप क्या कर रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर चाहिए, उसके लिए आपको आपका विजन क्लियर चाहिए। तो एक्चुअली सहयोग ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सोशल एंटरप्राइज है। अब एक सोशल एंटरप्राइज क्या होता है कि अगर एक ऐसा बिजनेस जो आप पूरा बिजनेस के तरीके से रहे, लेकिन उसका जो फाइनल इम्प्लीकेशन है या जो फाइनल रिजल्ट्स है वो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए रहे, ऐसा होता है सहयोग। सोशल एंटरप्राइजेस का ये डेफिनेशन है, कभी आप इंटरनेट में भी पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा। मेरे जैसा ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि आप काम पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजीज से कर रहे हैं, पूरा अपनी कारपोरेट स्ट्रेटेजीज से कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा ऑडिट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल इम्प्लीकेशन क्या होता है? उसका फाइनल इम्प्लीकेशन होता है सोशल रिफॉर्मेशन। तो सहयोग जो ग्रुप है वो एक्चुअली बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए काम करता है। अब सोशल रिफॉर्मेशन कैसे होगा, उसके लिए कैसे इंस्टीट्यूट खड़े करने चाहिए, तो उसके लिए हम 3 वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक है हमारा बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, जो सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चलता है। दूसरा है सहयोग हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट लिमिटेड से चलते हैं, जो मेरे फैमिली के नाम से है, रामादेव मेमोरियल मेडिकेयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, उससे सहयोग हॉस्पिटल्स चलते हैं, उसकी एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड से चलती है। और तीसरी जो हमारी एंटिटी है, जो वर्टिकल है हमारा, वो एजुकेशन है, जिसमें हमारा ब्रांड का नेम हमने चेंज कर दिया है, उसका नाम है आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हमारे पास में 2 स्कूल है, एक गोरेगांव में है ठाणे रोड पे MCP के नाम से, क्योंकि उसका पुराना नाम MCP था, और हिवरा में हमारा आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से हमारा है, वो चलता है हमारा NGOs के थ्रू, क्योंकि सारे के एंटिटीज और सारे के कंप्लायंसेस अलग अलग होते हैं। तो सहयोग ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो पूरे बिजनेस स्ट्रेटेजीज से चलता है, लेकिन उसका फाइनल इम्प्लीकेशन और फाइनल रिजल्ट हम समझते हैं कि हमारे किए हुए कामों से कहीं ना कहीं सोशल एक रिफॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं एक सोशल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसके लिए हम 3 वर्टिकल्स में काम करते हैं। अब अगर इसके बारे में बताऊं तो बहुत डिटेल्स में नहीं जाते हो, मैं इनके छोटे छोटे वर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये सोशल एंटरप्राइज कैसे है। अब अगर एक बैंक हम लोग देखें तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी बैंक या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है। अब आप बोलेंगे इसको सोशल इंस्टीट्यूट कैसे किसी बैंक को समझेंगे, तो इसका कंपैरिजन ऐसा है कि सोशल इंस्टीट्यूट हम किसको समझते हैं, स्कूल को हम सोशल इंस्टीट्यूट समझते हैं, हम हॉस्पिटल को हम सोशल इंस्टीट्यूट समझते हैं। अभी भी हम सारे के सारे अगर यहाँ से जितने भी लोग अगर यहाँ म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े होंगे, गुजराती में पढ़े होंगे, बंगाली में पढ़े होंगे, जब भी आप उस रास्ते से जाते हैं
उस रास्ते से जब आप जाते हो और जब अपने स्कूल नजर आती है तो आपको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। उसको आपको याद आ जाता है आपके दिन, आपको याद आ जाता है कि नहीं ये मेरा स्कूल है करके। वहां हम लोग जब जाते हैं तो वहां का एक फीलिंग अलग हो जाता है। अगर आज भी मेरी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में, अगर मैं उसकी टीचर से जब मिलने जाता हूँ या वनकर सर से अगर कोई पेरेंट्स मिलने जाते हैं, या कल को अगर मैं मेरी बेटी के लिए वनकर सर के भी पास में जाऊंगा तो मेरा जो वॉल्यूम है बात करने का, जो स्केल है, वो स्केल नीचे आकर के, सर देखो ना पढ़ती नहीं है ना सर, कैसा कर, थोड़ा समझाओ इसको, ये ध्यान नहीं। सर ऐसे ही पेरेंट्स बात करते हैं। क्यों बात करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी का या मेरे बेटे का भविष्य वनकर सर के हाथ में है। क्यों वो स्कूलों के जाकर के हम उसके ऊपर हमारा ऐसा ध्यान जाता है कि नहीं यार ये एक इंस्टीट्यूट अलग है, क्योंकि वहां भविष्य बदले जाते हैं। तो हमारा वहाँ के टीचर्स, इवन वहाँ की चपरासी से भी बात करने का हमारा लहजा अलग हो जाता है। वो सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं। दूसरे सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं कि कभी भी आप जाते हैं तो आज आप में से कोई भी डॉक्टर के दरवाजे को ऐसा जोर से धक्का मार के भी नहीं जाता है। जब तक के आप अंदर से पूछते नहीं, नर्स आपको भेजती नहीं, तब तक के आप वहां अंदर जाते नहीं। चाहे फिर वो एक होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे वो बीएमएस डॉक्टर हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, वो रिस्पेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद में एकदम जब वहां जाते हैं, सर थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा देख लो, वैसा देख लो, वापस से आपका स्केल एक नीचे आ जाता है। उसके बाद में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपका भविष्य तो नहीं, लेकिन वो आपकी लाइफ बनाने वाला है, आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है, आपके जीवन के लिए काम करने वाला है। तो तुरंत आप एक स्केल नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब हम बैंक जाते हैं तो घुसते बराबर हमारा मूड खराब हो जाता है। घुसते बराबर एक तो कचकच, भीड़, मैनेजर मुंडी उठा करके नहीं देख रहा है, क्लर्क सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। उसके बाद में जा भी रहे तो झगड़े ही होने हैं। कुछ हमारे यहाँ तो गर्म मिजाज है, शायद 10 बार जाते होंगे तो 6 बार तो बैंक में झगड़ा ही करके आते होंगे। तो ऐसा क्यों है? लेकिन बैंक भी बता रहा हूँ, बैंक ये एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं होकर के ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है। अब ये क्यों सोशल इंस्टीट्यूट है? तो मैं हमेशा मेरे मैनेजर्स और मेरे एम्प्लॉय को बताता हूँ कि वो जो हमें दूसरे कमर्शियल और दूसरे प्राइवेट बैंकों में जो हमने खुद ने पर्सनली फेस किया, मैंने भी ये सब फेस किया, कोई भाव ही नहीं देता, मैनेजर मुंडी उठा करके नहीं देखता है। लोन की एप्लीकेशन फाइल लेकर के जाओगे तो वो तो ऐसे देखेगा कि जैसे हम कोई चोरी करने आए हैं, जैसे अपने घर से पैसे दे रहा है हमको, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं बोला हमारी बैंकों में वैसा नहीं होना चाहिए। तो सहयोग में वो फील नहीं आता है। अगर राइट टाइम, विथ राइट प्लान, विथ राइट विजन, अगर राइट फाइनेंस मिल जाता है ना, तभी आप लोगों का बिजनेस सक्सेस होता है। सही समय पे अगर आपको फाइनेंस नहीं मिला तो आपके कितने भी अच्छे प्लानिंग हो, कितने भी अच्छा प्लान हो, कितना भी अच्छा बिजनेस मॉडल हो, कितनी भी आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, अगर पैसे ही नहीं रहे तो आपका सारा पूरा प्लान जीरो, सब कुछ खत्म। आपके पास में प्लान बहुत अच्छा होगा, पापा को बोला पापा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, पापा बोलेंगे 10 लाख कहाँ से, जो मेरे पास 10,000 नहीं हो, पूरा प्लान जीरो। अगर आपने बहुत अच्छा कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट होगा, पूरा समझ सीख के किया होगा, सारी प्लानिंग की होंगे, बैंक से फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे होंगे तो शायद ऐसे 80 लोग बैठे होंगे जिनके पास में पैसे, कोई खानदानी पैसे नहीं है। हम में से कोई शायद 80 क्या 90 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं होंगे। मैं खुद जो भाषण दे रहा हूँ मेरे भी पास नहीं थे। मेरे पिताजी नगर परिषद में क्लर्क थे। मेरे पिताजी जब उनका रिटायरमेंट हुआ, उस समय उनका रिटायरमेंट मेरे बिजनेस करने के 1 साल बाद हुआ। उसके बाद में जस्ट टाइम सेम ही थे हमारे, 2005 या 4 में कुछ वो रिटायर हुए। मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव थे, इसलिए मुझे उन्होंने बिजनेस में सपोर्ट किया था। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा मुझे ऐसा कुछ याद है 2-2.25 लाख रुपया दिया, बाद में दिया 1 साल बाद मेरे बिजनेस शुरू करने का। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ही पैसा दे दिया, सिर्फ उतने थे मेरे पास में। और जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, रजिस्ट्रेशन बनाया, तब मुझे उन्होंने, अब ये कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस है तो बस से जाके तो होगा नहीं, तब मुझे एक स्प्लेंडर लेकर के दी। पहली मेरी स्प्लेंडर गाड़ी थी, वो मेरे पिताजी ने उनके पैसे से दी। मेरे पास में किसी प्रकार की कोई जमा पूंजी नहीं थी, अगर यानी कोई भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए मेरे पास उसमें पैसा नहीं था। मैं कितना भी अच्छा सोचता, कितना भी अच्छा बिजनेस करता, कितना भी अच्छी बातें कर लेता, कितना भी अच्छा प्लान बना लेता, पैसे नहीं रहते तो मेरा सारा कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस फेल हो जाता था। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हम किसी बैंक में जाते हैं और अगर कोई मैनेजर विथ राइट प्लान, विथ राइट विजन, विथ राइट स्ट्रेटेजी अगर राइट टाइम पे फाइनेंस कर देना, तो वो हमारी लाइफ में चेंज ला देता है। मुझे आज भी जो मेरा पहला ग्रामीण बैंक का 2 लाख का सीसी लिमिट बनाने वाला मैनेजर आज भी याद है, और कहीं गलती से सड़क पे दिख जाता है तो मैं उसको चाय पिलाए बगैर छोड़ता नहीं हूं आज भी, क्योंकि वो व्यक्ति ने मुझे उस सही समय में पैसे का सपोर्ट किया। तो वो उतना इंपॉर्टेंट, अगर ये इंस्टीट्यूट है तो ये इंस्टीट्यूट फिर कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट थोड़ी है, ये इंस्टीट्यूट तो फिर सोशल इंस्टीट्यूट हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे हम जैसे यहाँ 100-125 लोगों के बैठने के जीवन में परिवर्तन ला रहा है।
तो वो फीलिंग जो एक स्कूल में आती है, जो एक फीलिंग एक हॉस्पिटल में आती है, वो बैंक जाने में भी रहनी चाहिए। ये विचार, ये स्ट्रेटेजी से मैंने सहयोग के कोऑपरेटिव बैंक्स को शुरू किया, और मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो इनिशियल स्टेज में अगर स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंस के लिए, और वो सही स्ट्रेटेजीज के साथ में है, सही मॉडल के साथ में है, सही बिजनेस के टाइम पे है, तो उसके टाइम पे सही फाइनेंस की करने की जवाबदारी सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव की होनी चाहिए और मेरे मैनेजर्स की होनी चाहिए। तो ऐसा मैंने फिर हमारा सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव शुरू किया। इसकी मैं स्ट्रेंथ और इसका एक्सपेंशन बताता हूँ। आज अगर सर ने कुछ बताया कि ये सेकंड नंबर की ब्रांच, सेकंड नंबर लेवल का मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आज गोंदिया जैसे छोटे शहर में अगर देखेंगे तो कोऑपरेटिव में, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। उनके पास में 16,000 करोड़ के डिपॉजिट है, 16,000 करोड़ के। अब क्या हो जाता है कि हर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिजनेस है या कोई भी बैंकिंग का मल्टी स्टेट बिजनेस है, वो कुछ फॉर्मेट्स में चलता है। तो वो लोग क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। आप देखेंगे तो उसमें चांडक साहब है, झवर साहब है, वो कम्युनिटी ओरिएंटेड बिजनेस है, मारवाड़ी कम्युनिटी ओरिएंटेड बिजनेस है, वो सबसे बड़ा है। दूसरा देखेंगे तो एक लोकमान्य देखेंगे तो वो है 5,500 करोड़ के डिपॉजिट पे है। वो सेकंड नंबर का नेशनल लेवल का है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। तीसरे नंबर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे तो आज इसके जो शेयर होल्डर्स है और इसके जो खातेदार है और इसकी जो संख्या है, उसमें भी जो फीमेल्स की जो संख्या है, महिलाओं की जो संख्या बता रहा हूँ, सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में 1.5 लाख प्लस फीमेल्स के आरडी अकाउंट्स है रूरल लेवल के। और हमने अभी तक के उसमें से माइक्रो फाइनेंस के थ्रू 65,000 महिलाओं को हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस भी किया है, छोटे लोन भी किया है। ये नंबर ना बुल्ढाना के पास में है, ये नंबर ना लोकमान्य के पास में है। इतना बड़ा बिजनेस नेशनल लेवल पे करे तो शेयर होल्डिंग और अकाउंट होल्डिंग में हमसे बड़ा कोई नहीं है। उसके बाद में अगर हम लोग डिपॉजिट लेवल पे देखेंगे तो डिपॉजिट लेवल पे मैं मेरे ख्याल से कुछ 15 के अंदर आ रहा हूँ नेशनल लेवल के डिपॉजिट में। आज सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिपॉजिट देखेंगे तो जिस खुद के बंदे को आज 2 लाख रुपए की पहली देने वाला ग्रामीण बैंक का मैनेजर याद है, मेरा पब्लिक डिपॉजिट मेरे ख्याल से अगर अभी देखेंगे तो 350 करोड़ प्लस है, 350 करोड़ प्लस है। और हमारे अभी पूरे विदर्भ के हर जिले में हमारी ब्रांच है और हमारी 74 ब्रांचेस है। अभी इस महीने में और 3 ब्रांचेस होने वाली है और हमने मार्च तक के टारगेट रखे हैं कि पूरे विदर्भ में हमको 100 ब्रांचेस का टारगेट अचीव करने का है। और विदर्भ में इतनी लीडर एक्सपेंशंस और इतनी बड़ी लीडर टीम के साथ में कोई भी मल्टी स्टेट काम नहीं कर रहा है जितना हम करेंगे। ऐसे हमें 100 ब्रांचेस नहीं, मैं इसलिए एक्सपेंशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो 2 व्यक्ति आए थे, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनका गोल क्या है लाइफ में। कभी भी ना छोटे ड्रीम देख करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अपना इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, लो एम इज क्राइम। अगर आप छोटा एम रखते हैं तो वो एक प्रकार का गुनाह है। आप कभी भी छोटा एम न रखें, एम हमेशा इतना बड़ा रखिए कि उसको करने में पूरा जीवन लगा दीजिए। अगर आपने 1000 सोचा है तो एटलीस्ट आप 500 तक पहुंच जाएंगे। ये 100 ब्रांचेस का टारगेट है। इसके बाद में इस साल के दिवाली तक के हम लोग मुंबई जाने वाले हैं। मुंबई से एक सेकंड जोन खड़ा होगा, तीसरा जोन खड़ा होगा बैंगलोर से, और हमारा अभी एमपी और सीजी के परमिशन के लिए प्रोसेस है। वो वहां से अगर आप देखेंगे तो रायपुर से खड़ा होगा और एक होगा भोपाल या इंदौर से खड़ा होगा। 500 ब्रांचेस का एक हम लोगों ने टारगेट 31 मार्च 2025 तक का हमने करके रखा है। तो इसको 500 ब्रांच का रखा है। इसलिए मैं बताता हूँ कि लो एम इज ऑलवेज क्राइम। आपको ऐसे बड़े गोल रख करके करेंगे, ठीक है मैंने 500 का है लेकिन 31 मार्च तक मैंने 300 भी कर लिया तो मैं टॉप 5 तक के मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आ जाऊंगा। और मुझे आरबीआई से लेटर्स आने लग जाएगी कि आपको इसको बैंक में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। या तो खत्म कर दिया जाऊंगा या तो फिर मुझे बैंक में लाना है। आप लोग जानते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कौन चला रहा है अभी। तो छोटा रहूंगा तो वैसे मेरे पास में चॉइस भी नहीं है बड़े होने के अलावा, क्योंकि अभी कोऑपरेटिव को लेकर के जो विचार है तो इन्हें बंद ही किया जा रहा है। कुछ है आप सभी जानते हैं, तो उसको बंद ही। मैं छोटा रहूंगा तो वैसे भी खत्म कर दिया जाऊंगा। तो मुझे बहुत जल्द से जल्द एक कम समय के अंदर में इस लेवल से होना पड़ेगा कि मुझे खत्म तो एटलीस्ट नहीं किया जाए तो दोस्ती कर ली जाए। 2 रास्ते ही ऐसे रहे कि दोस्ती कर ली जाए। तो उस लेवल से बड़ा होना उसके अलावा मेरे पास पर्याय भी नहीं है। तो ये मेरा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उसके बाद में जो दूसरा सेगमेंट हम जाते हैं तो इसमें
हम इसमें जो मेजर जो शेयरिंग है हमारे सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसमें महिलाएं के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स चला है। सहयोग महिला बचत गट, इसमें कभी भी हम लोग बड़े डिपॉजिटर्स को अप्रोच नहीं करते। अगर वो आ गए तो अच्छी बात है, हम हमेशा छोटे डिपॉजिट, जो सबसे छोटी वैल्यू की जो आरडी है वो 120 रुपए की है फीमेल्स की, और हम लोग कभी भी किसी बड़े व्यवसायी को लोन ही नहीं करते हैं। अगर आप लोग हमारे यहाँ आएंगे और 3 लाख से बड़े लोन मांगेंगे तो हम लोग दे भी नहीं पाएंगे। सिर्फ कुछ ही लोग अगर उनका कुछ क्राइटेरिया में बैठता है तो ही उनको करते हैं, अदरवाइज हम बड़े लोन ही नहीं करते, क्योंकि हमें उनको करना ही नहीं है। हमने सोच लिया, हमारा विजन क्लियर है कि ये जो बैंक है ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और रूरल लोगों के लिए बैंकिंग है, तो हम लोग बड़े करते ही नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं जैसे हमारे किसानों के लिए है, जैसे महिलाओं के लिए, छोटे फुटकर व्यवसायियों के लिए, इस टाइप के हम करते हैं। महिलाओं में हमारा, जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख महिलाएं प्लस जुड़ी हुई है, 65,000 महिलाओं को हम लोन कर चुके हैं। उस पर भी हमने अलग अलग स्कीम्स रेडी करके, जिसमें स्विस करके एक हमारा स्कीम चलता है, जो मैंने सर से शेयर किया तो सर ने कहा कि बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर के साथ में हम उसका टाई अप कर लेंगे, तो हमारी जो स्ट्रगलर्स फीमेल है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर B3 अगर हमारे साथ आता है तो हमें भी इस टाइप की महिलाएं मिलेगी। तो स्विस क्या होता है, सर के पहले ही शायद ही मैंने अनाउंस कर दिया, सर को वो बोलना था कि ये टाई अप हम करेंगे। स्विस होता है, उसका फुल फॉर्म है सहयोग वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम, स्विस के नाम से करा है। उसमें ऐसी महिलाएं जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना होगा या नया बिजनेस करना होगा, तो उन्हें हम लोन भी देंगे, बिजनेस ट्रेनिंग भी देंगे, और उनके साथ में 1 साल का हैंड होल्डिंग भी करेंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और अगर उनका बिजनेस गलत भी चल रहा होगा तो उन्हें मार्गदर्शन भी करेंगे कि देखिए इन तरीकों से आपका बिजनेस गलत चल रहा है, आपको ये चेंजेस लाने चाहिए। ऐसा हम लोग एक प्रोडक्ट के साथ विथ टारगेट कर रहे हैं। हर हमारे ब्रांच मैनेजर को एक ब्रांच में 4 ऐसे केसेस खड़ा करने का सर हमने टारगेट दिए। अब हर चीज को अगर आपने ओपन एंड छोड़ा ना तो वो होगी नहीं होगी, ऐसा करना पड़ता है। तो हर चीज का ना, मैंने कहा ना कि जैसे हमने 2023 का 25 का टारगेट लेकर के रखा है। अगर मैंने अपने मैनेजर्स को अगर कुछ टारगेट नहीं दिया, अगर लाइफ में एक गोल नहीं रहेगा तो भागेगा किसके पीछे। तो उनको ऐसा है कि हर महीने में उनको 4 ऐसे केसेस करने हैं। अब 4 केसेस आपको संख्या बहुत छोटी लगती है, मैं उसका जरा एक्सपोनेंशियल स्टेट बताता। अगर मेरे यहाँ मैंने 4 केसेस मेरी 100 ब्रांचेस में की, तो 100 ब्रांचेस में अगर होगा तो कितने हो जाएंगे, 400 केसेस हो जाएंगे। और 1 साल में अगर मैं देखूंगा तो 4,800 ऐसे केसेस हो जाएंगे। 4,800 को एक अगर आपने ऐसे ही समझा तो एक मोटा मोटा 5,000 महिलाओं को हम स्विस के द्वारा हम उनके घर तक के पहुंचेंगे। 5,000 महिलाओं को अगर हम पूरी मेहनत भी करेंगे, हो सकता है उसमें से 3,000 महिलाएं काम भी नहीं कर पाए, हो सकता है फेलियर हो जाए, हो सकता है कि हमारा लोन भी नहीं दे, हम उनसे झगड़ते रहे उनसे वसूली को लेकर के, क्योंकि बैंक में पैसे कोई मेरे घर के तो नहीं है, मैंने भी पब्लिक से डिपॉजिट किए है और पब्लिक को ही दिए, पब्लिक से लेना है। बड़ा बैंकिंग भारी काम है, पैसे लाना मुश्किल, लाए तो संभालना मुश्किल, संभालने के बाद बांटना मुश्किल, बांटने के बाद में फिर से वापसी लाना मुश्किल। तो ये मुश्किल पूरी राउंड द क्लॉक हमारी चलती रहती है। तो हो सकता है कि 5,000 महिलाओं में से हमने एक मोटा मोटा 2,000 भी अगर फेलियर हो गई, 3,000 भी महिलाओं को कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन मिला, कहीं ना कहीं वो सक्सेस मिला। तो आप बता रहा हूं, एक महिला नहीं होती, वो एक परिवार होता है। 3,000 परिवार में परिवर्तन लाने की जवाबदारी सहयोग मल्टी स्टेट लेने के लिए क्षमता रखता है। ये मैं 100 ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, 500 हो जाएगी तो ये और एक्सपोनेंशियल्स में चले जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो अगर मैं विदर्भ में हूं तो मैं हर साल 3,000 से 5,000 महिला जो लीड कर रही है, ऐसे परिवारों को लीड करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हमारे लिए हम लोग कारणीभूत हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल स्टेट के अपलिफ्टमेंट में कहीं ना कहीं हमारा सहभाग रहेगा। तो जैसे मुझे भी वो ग्रामीण बैंक का मैनेजर याद है, उस महिला को भी मेरे उस बैंक के मैनेजर्स याद रहेंगे। तो इतना बड़ा काम हम एक सोशल रिफॉर्मेशन की तरह से ये बैंकिंग में देख सकते हैं। बैंकिंग एक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सेक्टर है, ये रूरल लेवल तक के पहुंचा ही नहीं है, या हमारे जैसे लोगों को तक भी नहीं पहुंचा। और ये अगर ऐसे सक्षम बैंकिंग सेगमेंट्स अगर खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल का रिफॉर्मेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। आज मेरे बैंक में एम्प्लॉय संख्या में आपको टोटल बताता हूँ बाद में, आज मेरे यहाँ जो इनडायरेक्ट वे में जो कमीशन बेस्ड है, 15,000 महिलाएं हमारे यहाँ कमीशन बेस्ड महिलाएं काम कर रही है, जिनके हस्बैंड कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, लेकिन 15,000 महिलाएं भी हमारे यहाँ इनडायरेक्ट रूप में काम कर रही है। और मेरे यहाँ टोटल अगर एम्प्लॉय सेटअप देखे तो बैंकिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन में 2,400 एम्प्लॉय मेरे यहाँ है जो हमारे तीनों सेगमेंट में काम कर रहे हैं। 2,400 लोगों का रोजगार एक गोंदिया से हम लोगों ने शुरू किया है। अगर इसको हम लोग फाइनेंस में कन्वर्ट करते हैं तो अगर हमारे यहाँ पर मंथ सैलरी देके
तो हम लोग 2.5 करोड़ की सैलरी ये 2400 परिवारों में हमारे यहाँ गोंदिया में सिर्फ सहयोग से जारी है। 2.5 करोड़ का सैलरी मेरी जवाबदारी रहती है कि 1 तारीख को उनके खातों में जाना चाहिए। सिर्फ 2 तारीख को वो तभी जाती है जब 1 तारीख को संडे रहता है, अदरवाइज वो कभी भी 1 के 2 भी नहीं होते। और जो इनडायरेक्ट से जो हमारा जो कमीशन बेस्ड है वो कम से कम हमारा 3.5 करोड़ का हमारे यहाँ इनडायरेक्ट कमीशन बेस जाता है। हो सकता है कि वो प्राइम अर्नर ना हो फैमिली के, लेकिन सपोर्टिंग अर्नर हो जिसमें मैक्सिमम फीमेल्स काम करती है। तो एक मोटा मोटा 5 करोड़ का हम लोग हमारी वजह से कई परिवारों में चूल्हे जल रहे। इस बात की संतुष्टि, जैसे नीलेश भाऊ ने बताया कि 8 परिवार है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाऊ कि किसी की फैमिलीज और किसी की फैमिली में चेंज हमारी वजह से आ रहा है। वैसे मेरे 2400 ये और कम से कम 15,000, एक एवरेज 15,000 के स्वयंसेविका और एजेंट्स के घर हो सकता है उनके चूल्हे मेरी वजह से नहीं, पर मैं हमेशा बोलता हूँ उनके चूल्हे की धाक मेरी वजह से तो शायद या सहयोग की वजह से है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक और ईश्वरीय काम है ये हमारे लिए। तो ये अगर मैं सोचता हूँ तो ये आप सब पे भी लागू होता है। तो ऐसा हमारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें चेंजेस आते हैं, इसलिए ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है, सोशल रिफॉर्मरी मॉडल है। दूसरा, जब मैंने बचत गट शुरू किया तो आज से मैंने 17 साल पहले मैं ये भाषण में बताता था कि जब आप लोगों के महिलाओं के हमारे खाते आएंगे और हम स्केल पे काम करेंगे तब मैं आपके लिए हेल्थ केयर में और एजुकेशन में काम करूंगा। तब मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, उसके छज्जे के ऊपर ही हमारी ओमनी के टायर रखे हुए रहते थे। एक मेरा 120 फुट का भी ऑफिस नहीं था, मुझे अगर बैठना पड़ता था तो मुझे चेयर बाहर निकाल करके बिसेन पेट्रोल पंप के सामने, आज भी ऑफिस मेरे पास में किराए पे। तो जब अगर मुझे जाना पड़ता था तो मेरी एक चेयर बाहर आती थी और मुझे वो जो खड्डे रहते हैं सिग्नेचर्स के लिए, तो मुझे जो स्कूल पैड्स आते हैं उसमें मुझे साइन करके बाहर बैठ के करना पड़ता था। वो ऑफिस से आज मेरे काफी सारे ऑफिस है, अब तो हर जगह ऑफिस है, हर तालुके में ऑफिस है। तो वहां पे बैठ के मैं बताता था कि आपके लिए हम हेल्थ केयर के लिए भी काम करेंगे। तब वो बोलते थे कि यहाँ तो ओमनी के टायर दिखते हैं तुम्हारे, ये तो कोई गैरेज लगता है, और तुम्हारी बातें इतनी बड़ी बड़ी है कि हेल्थ केयर में हॉस्पिटल शुरू करेंगे, एजुकेशन शुरू करेंगे, स्कूल CBSE करेंगे। तो मैं बोलता था ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, अपन देखते हैं, समय लेते हैं, कोई बात नहीं। वो बोलते और बताते मुझे पिछले 3 साल पहले मैंने गोंदिया में सहयोग हॉस्पिटल शुरू किया। आपको बता रहा हूँ, हॉस्पिटल बिजनेस, सर भी इन्वॉल्व है इन बिजनेस में, सही में बहुत कोई आसान बिजनेस नहीं है। मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरी फैमिली में भी कोई मेडिकल का रिलेटेड व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी चला सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उस समय जो कॉस्ट में मैंने हॉस्पिटल गोंदिया में शुरू किया, अगर उसी कॉस्ट में मैं नागपुर में शुरू करता तो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज्यादा होते थे उस बात के। और उसका जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो एक इन्वेस्टमेंट होता है वो जस्टिफाई ही नहीं होता था तालुके लेवल पे। इसलिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेट्रोज में शुरू करते हैं, नागपुर, पुणे, मुंबई, इस जगह करते हैं। उस समय मैं जब यहाँ शुरू करने के लिए मैंने सोचा, मैंने देखा कि जब काफी सारे लोग हमसे जब मुझसे महिलाएं जुड़ी रहती थी, इतने सारे एम्प्लॉय थे, हमेशा हेल्थ केयर फेस करता था। मैं बचपन से KTS BJW देख के पला बड़ा हूँ कि जब हम फल वितरण के लिए जाते हैं, किसी काम से ले जाते हैं, तो ये चेंज करने का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, ये क्यों हमसे छूटे, मैं कई सालों से सोचता था कि होना चाहिए। जब मैंने शुरू किया ये, तो सुपर स्पेशलिटी की फिजिबिलिटी ही नहीं आती थी। जब आप जानते हैं, आप सब गोंदिया के, सहयोग आने के पहले यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स है, चाहे फिर कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, ये महीने में इनकी विजिट्स हुआ करती थी और हमें उनके पास में जाना पड़ता था। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके लिए बैंक के पास में किया, इसके लिए डॉक्टर्स के पास में गया, लिटरली यहाँ के लोकल IIMA के स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे जाते थे कि दिस इज एन सुसाइडल अटेम्प्ट करके, ये एक आत्महत्या प्रकरण है। अब ये अगर ये यहाँ अगर इसे डाल तो देगा, पैसे है तो इसको तो मस्ती आई है तो ये तो डाल ही देगा, लेकिन ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। इसके स्क्रीनशॉट लगभग मुझे आते थे। मैं कई बैंकों में अप्रोच करने के बाद में भी मुझे बोला कि आपको किसी न किसी को डायरेक्टर पोजीशन में डॉक्टर रखना पड़ेगा, जिस बात के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे में वो भी क्षमता नहीं है कि मैं लड़ झगड़ करके फिर कुछ करूं। तो मैंने कभी नहीं रखा, मैंने कभी भी डायरेक्टर बॉडी में अपने किसी, मेरे अभी भी मैं और मेरी वाइफ ही है। कई बैंक्स, कई नागपुर के चक्कर, कई पुणे के चक्कर काटने के बाद में नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से इंडियन बैंक ने मुझे फिर से, जो बैंक ने जो चेंज लाया मेरी लाइफ में, इंडियन बैंक ने फाइनेंस किया मुझे उस बात के लिए। उसके लिए मैंने पूना और साउथ में चेन्नई में उनका ऑफिस है, वहां जा करके बहुत चप्पलें घसी और वो मेरा बैंक फाइनेंस हुआ।
आपको बता रहा हूँ, गोंदिया में विजिटिंग आते थे मंथली, आप सब जानते हैं इस बात को। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर आना नहीं चाहते। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जो उनको मैं नागपुर में मिलता था तो वो मुझे बताते थे कि जयेश ठीक है यार, मैं जानता हूँ गोंदिया में आना भी चाहिए, सोशल को भी, सोसाइटी को भी बहुत जरूरत है, लेकिन मेरी वाइफ की इच्छा नहीं है, वो नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ पे मेट्रो लाइफस्टाइल नहीं है। एक डॉक्टर को मेट्रो लाइफस्टाइल रखती है, डॉक्टर्स नहीं आना चाहते थे, कोई नहीं आना चाहता था। और जब मैंने शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो पहले मजाक उड़ाते गए, सुसाइडल अटेम्प्ट बोलते गए। आज ये स्थिति है कि गोंदिया में मेरे खुद के पास में हर स्पेशलिटी के, सुपर स्पेशलिटी के 2-2 डॉक्टर है मेरे पास में। और आपको बताता हूँ, अगर आप जहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं थी, जहाँ बिजनेस को सुसाइडल अटेम्प्ट बोला जाता था, सुपर स्पेशलिटी में इतना खर्चा आने वाला था, आज गोंदिया में आप मेरे बाद में जानते हैं 4 बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे, 4, एक नहीं 4, चारों, एक चालू हो गया है, 3 के कंस्ट्रक्शन चालू है, बाहर से आ रहे हैं। मैं वोखाट ने यहाँ आकर के सर्वे किया है कि यहाँ कहीं जगह ली जाए, हमारी सोच के बाद में। तो आपको हमेशा वो सोचना पड़ेगा जो कोई सोच नहीं रहा है।